हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कल वाला टेस्ट कैसा हुआ बच्चों आपका? क्यों कर मन दिया क्यों नहीं? फिजिक्स पिछली बार से क्या था, इजी थी टफ थी? किस किस के बच्चों स्कूल एग्जाम्स चल रहे हैं? ओके। ओरल टेस्ट सही। अच्छा, चलो। होमवर्क फिर किया कि नहीं किया? दो लोगों ने यस किया है अभी तक। तो क्या करूं, मैं डिस्कस करूं या ना करूं, बताओ भाई। सही सही बताओ मुझे, कितने लोगों ने किया होमवर्क एक बार? वो करो, यस करो मार्क। सिर्फ 11 लोग हैं। फिर चलो, अगली बार करता हूँ मैं डिस्कस। बट प्लीज कर लेना, नहीं तो ये नहीं समझ आएगा चैप्टर फिर। कहाँ तक किया था बच्चों हमने लास्ट क्लास में? कैपेसिटर इन एसी पढ़ लिया था हमने। ओके। तो बेसिकली हमने दो केसेस कर लिए, एक रेजिस्टर कर लिया। रेजिस्टर के केस में हमने देखा कि दोनों के फेजर्स कोइंसाइड करते हैं। और फिर हमने कैपेसिटर में किया। रिकैप क्या है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि
एसी में कैपेसिटर वाले केस में भी करंट फ्लो करता है, अनलाइक डीसी। फिर कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस, विच इज 1/ωc। और इस रिएक्टेंस की भी एक खास बात यह है कि ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रही है, उसके ओमेगा पे। मतलब स्टैंड अलोन वैल्यू नहीं है, सोर्स पे डिपेंडेंट वैल्यू है ये, है ना। और फिर जब हम इसका फेजर बनाते हैं तो जो करंट वाला फेजर है वो वोल्टेज वाले फेजर से 90 डिग्री आगे बन गया। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? ओके, एक सेकंड, स्क्रीन दिख रहा है बच्चों आपको?
ओके बच्चों, तो अब हम बात करेंगे इंडक्टर इन एसी की। तो बिल्कुल जैसे हमने कैपेसिटर के केस में स्टार्ट किया था, हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। हमने एक इंडक्टर दिखा दिया सर्किट के अंदर, सोर्स दिखा दिया, और इसके लिए किरचॉफ लिख दी। तो किरचॉफ बन गई ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। इसमें अगर हम ये फुल स्क्रीन, मेरे ख्याल से होता नहीं या इज इट? तो अब हमने क्या किया, डी आई बाई डी टी को दूसरी साइड ले गए, वो बन गया ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी। तो डी टी को उधर ले जाओ बच्चों, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस सी। ये प्लस सी क्यों लगाया मैंने? जब हम टाइम की लिमिट्स लगाएंगे, टाइम की लिमिट्स तो 0 से होंगी, राइट। तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। इसको जब आप 0 से टी लिखोगे, यहाँ पे 0 से आई लिखोगे, तो तो कॉस ओमेगा टी में कॉस 0 की टर्म आएगी, वो 1 होता है, तो एक कांस्टेंट टर्म आएगी। उसको हमने सी के अंदर इंक्लूड कर लिया। तो ये बन गया, ठीक है ना। अब हम इस सी को बच्चों इग्नोर कर रहे हैं प्रेजेंटली, बिकॉज सी तो कुछ कांस्टेंट आ गया। राइट नाउ हमें बात करनी है वेरिंग करंट की, मतलब एसी करंट की बात करनी है हमें। तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसको हम डीसी कंपोनेंट कहते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये एसी करंट नहीं है सी से जो आएगा। तो 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 इसलिए हम करंट को लिख देते हैं बच्चों सिर्फ ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, एंड दिस कैन बी रिटन एज ई नॉट बाय एक्सएल। एक बच्चों माइनस भी आगे ध्यान रखना, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर के केस में याद करो क्या बना था, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यहाँ क्या बन गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इसलिए यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाय 2 एंगल पीछे है, राइट। और जैसा रिजल्ट बना है उससे हम देख सकते हैं कि भाई इंडक्टर वाली ब्रांच में भी करंट फ्लो करेगा, और इंडक्टर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बच्चों, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो बेसिकली कैपेसिटर वाली को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल देते हैं, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल देते हैं। और इसकी वैल्यू बन गई ओमेगा एल। तो जस्ट लाइक कैपेसिटर, इंडक्टर भी एक तरीके से सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब दो डिफरेंसेस हैं अगर हम कैपेसिटर से कंपेयर करें। एक तो ये कि कैपेसिटर के केस में जो करंट था वो वोल्टेज से आगे था, यहां पे जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे है, ठीक है। और दूसरी बात, कैपेसिटर के केस में जो रिएक्टेंस थी वो क्या थी, 1/ωc। यहाँ पे क्या है, ओमेगा एल, राइट। ये क्या लिखा जाता है, आई ए सर्किट मतलब।
इसको बस हम ये कहते हैं इंडक्टर इन एसी, ऐसे और कोई नाम नहीं है। तुम्हारा टेस्ट नहीं था अभी? दे दिया? सही है। 3 बजे से है अभी, 4 बजे से है अभी सब्जेक्टिव वाला, तो दे दिया वो ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो अब बच्चों यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, देखो वो इस तरह से बनेगा। ब्लैक कलर वाला ग्राफ जो है वो वोल्टेज का है, रेड कलर वाला जो है वो करंट का ग्राफ है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो आप कि माइनस कॉस आ रहा था ना, तो इसलिए ये नीचे से स्टार्ट हुआ ग्राफ। और बच्चों एक बार इसका फेजर बनाने की कोशिश करो खुद से। दोनों के फेजर्स बनाओ, कैपेसिटर के और मतलब सॉरी वोल्टेज के और करंट के। सर यस। सर इस ग्राफ से तो नहीं हम बता पा रहे कि बिहाइंड गया मतलब कि आगे है। ये ना तरीका होता है, बेसिकली मैथमेटिकल तरीका है जिससे कि आप बता सकते हो क्या होता है। मतलब बच्चों समझ लो तो बहुत सही है। जैसे मान लो ये ग्राफ बन गया वोल्टेज का, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं 1 मिनट के लिए इसको ऐसे एक्सटेंड भी कर देता हूँ कि इधर से भी ऐसा ही बन रहा होगा, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, हमने कैपेसिटर वाला ग्राफ कैसे बनाया था, मतलब जब हमने कहा था कि π/2 आगे दिखाना है, तो जब हम π/2 आगे कहते हैं तो हम इस ग्राफ को लेफ्ट को शिफ्ट कर देते हैं बाई या नहीं, और बेटर तरीके से समझाता हूँ, उससे और इजी हो जाएगा समझना। जब आपने कहना है कि π/2 आगे हो गया, तो आप ऐसे सोचो कि आपने अपने ओरिजिन को π/2 से आगे शिफ्ट कर दिया। तो आप देखो ग्राफ की नेचर बिल्कुल वही बन गई जैसी थी। और जब आप कह रहे हो कि π/2 पीछे रह गया, तो आप क्या करोगे कि आप अपने ग्राफ को के ओरिजिन को π/2 पीछे शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये उससे आपको पता चल रहा है। आप कहने को ये भी कह सकते थे, मतलब आप सोचो कि जो लेफ्ट साइड पे ग्राफ बना हुआ है रेड वाला, वो आप ये भी कह सकते थे कि अगर हम इसको इतना शिफ्ट कर देते, ये कितना एंगल हो गया बताओ। कितने एंगल तक शिफ्ट कर दिया हमने? बोलो भाई, ये डॉटेड रेड लाइन कितने एंगल पे शिफ्ट होके बन रही है? 270 डिग्रीज या 3π/2। तो आप 3π/2 आगे कह दो या π/2 पीछे कह दो, वो एक ही बात होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। ठीक है,
तो इन अदर वर्ड्स मतलब आप ग्राफ से बता सकते हो, मतलब आप ये देख लो कि एक तरह से अपने जो वाई एक्सिस है उसको कितना शिफ्ट किया। ये क्लियर हुआ बच्चों? एक्सक्यूज मी सर, यस। अगर हम टाइम जीरो पे देखें तो ई नॉट का तो नॉर्मल मतलब जीरो से शुरू हो रहा है और सिंपल ग्राफ बन रहा है। अगर हम यहाँ पे जो हमने भी एक्सप्रेशन आई के निकाला उसमें टी को जीरो तो तो साइन माइनस थीटा तो साइन थीटा के बराबर ही नहीं होता। नहीं, साइन माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, नेगेटिव होता है। अच्छा ठीक। ओके, फेजर बना लिया बच्चों? कैसा बनेगा बताओ? करंट का फेजर, अगर आपने वोल्टेज का फेजर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे बनाया है हॉरिजॉन्टल, तो करंट का फेजर कैसा बनेगा? इसमें क्या आ रहा है? माइनस पाई बाय टू, तो पाई बाय टू पीछे, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। ये सबको समझ आ रहा है बच्चों? ओके, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी ये है, मतलब जो आपको आगे यूज करना है, कि अगर आपके पास कोई भी एक फेजर है तो आप दूसरा फेजर बना पाओ डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस। ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस आपको बनाना है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने वोल्टेज का फेजर बना दिया, तो रेजिस्टर के लिए करंट का फेजर कैसा बना? उसी के अलोंग बन गया। कैपेसिटर के लिए करंट का फेजर कैसा बनेगा? उससे 90 आगे को। और इंडक्टर के लिए करंट का फेजर कैसा बनेगा? उससे 90 पीछे को। ठीक है? तो अब बच्चों एक बार हम इन डिफरेंसेस को दोबारा समझते हैं, जो जो ये जो हमने पढ़े हैं, मतलब ये जो कैपेसिटर और इंडक्टर का बिहेवियर है, उससे हम देखते हैं कि सर्किट में मतलब क्या इफेक्ट आता है। जैसे अगर हम पहले कैपेसिटर की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, ये इंडक्टर वाला पार्ट इज ओवर। अगर हम ये समझ लो, फिर मैं लिखवाता हूं आगे। अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसकी जो रिएक्टेंस थी दैट वाज 1/ω-c। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जो XC है वो कम हो रहा है, राइट? तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि एक कैपेसिटर जो है वो लो फ्रीक्वेंसीज को हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और हाई फ्रीक्वेंसीज को लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो कैपेसिटर प्रोवाइड्स high resistance to low frequencies and low resistance to high frequencies। ठीक है? और
आप ये सोच सकते हो कि इंडक्टर के लिए ये जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। इंडक्टर के केस में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो इंडक्टर जो है वो लो फ्रीक्वेंसीज को लो रेजिस्टेंस देगा और हाई फ्रीक्वेंसीज को हाई रेजिस्टेंस देगा। ये बात बच्चों समझ आ रही है? बोल दो भाई, यस नो। सर हाँ जी। सर ये ऐसे सर मतलब कि किस कारण हो रहा है कि सर टाइम नहीं मिलेगा इतनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का? नहीं नहीं नहीं, ये तो बस हम उसी से ही बता रहे हैं जो मतलब ये ओमेगा सी एक्सप्रेशन से ही रिजल्ट। बता रहे हैं। हाँ, फिजिकली नहीं ओके समझ सर। आएगा कि क्या हो रहा है। ओके सर। तो तो हम दोनों के बिहेवियर्स के बीच में जो डिफरेंस दिख रहे हैं, तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस जो है वो 1/ωc है, इंडक्टर की ओमेगा एल है। तो एक केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और एक केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कैपेसिटर लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हाई फ्रीक्वेंसीज को, इंडक्टर हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हाई फ्रीक्वेंसीज को। तो लाइकवाइज कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसीज को हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इंडक्टर लो फ्रीक्वेंसीज को लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ये नोट कर लो यहां तक। तो बच्चों मुझे सोचकर ये बताओ, मान लो आप कोई सर्किट बनाना चाहते हो जहां पर आप लो फ्रीक्वेंसीज चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि आपके सर्किट में लो फ्रीक्वेंसी रहे, हाई फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाए। तो आप कौन सा डिवाइस यूज करोगे लो फ्रीक्वेंसी के लिए, कैपेसिटर या फिर इंडक्टर? राइट, तो हम इंडक्टर यूज करेंगे।
तो लिख लेंगे अभी ये। तो इसलिए बच्चों हम कैपेसिटर को कहते हैं हाई पास फिल्टर और इंडक्टर को हम कहते हैं लो पास फिल्टर। इसका क्या मीनिंग है जब हम कहते हैं हाई पास फिल्टर, कि भाई मतलब कैपेसिटर हायर फ्रीक्वेंसीज को पास करने देगा क्योंकि वो उनको लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। और सिमिलरली इंडक्टर को हम कहते हैं लो पास फिल्टर। तो यहाँ से हम एक बात और भी ये समझ सकते हैं, बताओ डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? जो नॉर्मल डीसी वोल्टेज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? डीसी की फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है, राइट? तो उसके हिसाब से क्या निकल के आ गया कि एक कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट को कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम यही वाला रिजल्ट यूज करना चाहें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसी वाले रिजल्ट के हिसाब से क्या आ गया कि कैपेसिटर जो है वो डीसी को कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है? इनफाइनाइट, राइट? क्या ये बात ठीक है कि वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है? डीसी में स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का क्या रोल होता है? ब्रोकन वायर ना, ब्रोकन वायर का मतलब यही तो होता है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है ना? तो वो दोनों तरीके से सेम ही बात बन रही है। सिमिलरली एसी का सोचो, इंडक्टर का सोचो, इंडक्टर डीसी को कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो इंडक्टर 0 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो क्या ये बात सही है जो हमने इंडक्टर के लिए पढ़ी है कि वो 0 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे? यस। हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कैसे बिहेव करता है? स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर का मतलब क्या है? 0 रेजिस्टेंस। तो उस तरीके से भी सही आ रहा है मतलब बिहेवियर। तो मतलब जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक है हमारे। तो अगला पॉइंट ये लिख लो, राइट? तो मतलब कई बार क्वेश्चन में सीधा ऐसा ही लिखा हो सकता है, लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर, ये ध्यान रखना। अंडरस्टूड सो फार? तो
नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट को हम कहते हैं एज RLC सर्किट। बेसिकली एक ऐसा सर्किट जहां पे हमने इन तीनों को इकट्ठे लगा दिया, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। तो फिगर ड्रॉ करो। तो यहाँ पे जब हम किरचॉफ लिखेंगे तो इस तरह लिखी जाएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। राइट। इसमें अगर मैं आई को लिख दूं एज डी क्यू बाई डी टी, तो ये क्या बन गया देखो, L इंटू डी स्क्वायर क्यू बाय, वो नीचे बचो डी टी स्क्वायर आएगा, प्लस R डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों आपको ये याद आ रहा है कि दिस इज द सेम इक्वेशन एज फोर्स्ड ऑसिलेशन। वहां भी ऐसे लिखते थे ना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। याद है बच्चों? या नहीं? अरे बोलो कुछ। नहीं, एक्चुअली मुझे ये भी नहीं पता कि मतलब ये करवाया था सर ने फोर्स ऑसिलेशन? हो सकता है ना करवाई हो, हाँ, क्योंकि मतलब आती नहीं है नीट में। डेफिनेशन बताई होगी, राइट है ना? हाँ, तो ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, तो देखो अब क्या होगा। तो अब देखो हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से है उससे तो हम इसको नहीं सॉल्व कर पाते। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि भाई हमें ये तो पता है कि जो करंट है, क्योंकि ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो करंट तो तीनों के अक्रॉस सेम होगा, आर एल सी, राइट। और जो वोल्टेज होगी सोर्स की, दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर प्लस अक्रॉस इंडक्टर प्लस अक्रॉस कैपेसिटर। सीरीज में हम ऐसे ही कहते हैं ना, करंट सेम रहता है और वोल्टेजेस डिवाइड हो जाती हैं जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें।
मानते हो बच्चों? ओके, तो अब हम बेसिकली हमें क्या करना है, हमारा फाइनल एम तो बच्चों ये है कि करंट निकालना है हमें सर्किट के अंदर कि कितना है, ठीक है। कंडीशन हमारे को पता है कि ये है कि तीनों कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज का सम सोर्स वाली वोल्टेज के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो जैसे हमने पिछली क्लास में रिजल्ट किया था, हम फेजर की टर्म्स में ये कह सकते हैं कि जो सोर्स वोल्टेज का फेजर होगा दैट शुड बी इक्वल टू रेजिस्टर वाला फेजर प्लस कैपेसिटर वाला फेजर प्लस इंडक्टर वाला फेजर। सोचो, मतलब मैंने वेक्टर साइन इसलिए लगा दिया बिकॉज वो फेजर्स जो हैं वो एक तरीके से वेक्टर्स ही थे, राइट। तो हम बच्चों अब क्या करेंगे, हम इन तीनों के फेजर्स बनाएंगे, आर एल और सी के, और उनका रिजल्टेंट जो है वो सोर्स वोल्टेज वाले फेजर के इक्वल कर देंगे, ठीक है जी। तो व्हाट वी डू इज, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉमन फेजर से। कौन सा फेजर तीनों के लिए कॉमन है, या इनफैक्ट चारों के लिए कॉमन है? कौन सी क्वांटिटी बच्चों सेम है चारों के लिए? नहीं, सीरीज में है। कौन सी क्वांटिटी सेम है? करंट, इजंट इट? करंट तो इन चारों के अक्रॉस सेम ही जा रहा है। तो अब बच्चों इस फिगर को ध्यान से देखना, हम सबसे पहले क्या करते हैं, करंट वाला फेजर बना देते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। कहां बनाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कन्वीनियंस के लिए हम उसको एक्स एक्सिस पे बना लेते हैं बच्चों, ये जो ब्लैक वाला वेक्टर है। अब अगर ये करंट वाला फेजर है तो बताओ रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसका फेजर कैसा होगा? वो तो कोइंसाइड ही कर रहा होगा, तो वो बन गया वी नॉट आर, उसका मैग्नीट्यूड, जो कि हो गया इक्वल टू आई नॉट आर। तो वो वही एक्स एक्सिस पे ही ब्लू कलर का वेक्टर बन गया। ये समझ आ रहा है बच्चों? सिमिलरली अगर ये करंट वाला फेजर है तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज वाला फेजर कैसा बनेगा? इंडक्टर वाले फिगर को देखो, हमें पता है कि इंडक्टर वाले केस में जो करंट होता है वो वोल्टेज से π/2 पीछे होता है, या ऐसे कह लें हम कि जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 आगे है। तो इसलिए जो इंडक्टर वाली वोल्टेज का फेजर है वो प्लस वाई एक्सिस के अलोंग बन गया, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, वी नॉट एल, जो कि किसके इक्वल हो गया, आई नॉट इंटू एक्सएल। सिमिलरली बच्चों जो कैपेसिटर वाला केस था,
कैपेसिटर वाले केस में हमें पता है कि करंट आगे होता है और वोल्टेज पीछे होती है π/2, तो इसलिए वहां पे जो वोल्टेज वाला फेजर बन गया वो करंट से π/2 पीछे को बन गया, मतलब नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग बन गया। उसकी पीक क्या हो गई, V0c, विच इज इक्वल टू I0 इंटू XC। ठीक है जी। तो अब हमारे पास वोल्टेज वाले 3 फेजर आ गए, एक ब्लू फेजर एक्स एक्सिस के अलोंग, एक ग्रीन फेजर प्लस वाई एक्सिस के अलोंग, और एक ग्रीन फेजर माइनस वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है जी। अब बच्चों हमने इन तीनों फेजर्स का रिजल्टेंट लेना है। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता कि ये जो दोनों ग्रीन है इनमें से कौन सा बड़ा है, तो हमने किसी भी एक तरफ मान लिया। तो जो दोनों ग्रीन वेक्टर्स हैं पहले हमने उनका रिजल्टेंट ले लिया, वो बन गया V0L माइनस V0C। फिर उसका रिजल्टेंट ले लिया हमने एक्स एक्सिस वाले ब्लू वेक्टर के साथ, तो हमारे पास रेड वेक्टर बन गया। सर यस, अगर हमें मतलब एल और सी पता है तो हम बता नहीं सकते कि किसका बड़ा होगा। हाँ वो तो मतलब हम तो जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं अभी, वो तो तब तो बता ही सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक। तो ये तीनों बच्चों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बन गया रेड वेक्टर, जो कि क्या बन गया, सोर्स वोल्टेज E0S। एंड मान लेते हैं कि ये जो एंगल बना रहा है करंट के साथ या फिर एक्स एक्सिस के साथ, दिस इज फाई। तो बच्चों समझ आ रहा है हमने सीक्वेंस क्या फॉलो की है। हमने कॉमन जो फेजर था उससे शुरू किया, करंट वाले से, उससे हमने तीनों वोल्टेजेस वाले फेजर बनाए, फिर उन तीनों का हमने रिजल्टेंट ले लिया और हमने कहा कि वो जो रिजल्टेंट होगा वो तो सोर्स वाली वोल्टेज के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो जो हमने एक ब्लू और दो ग्रीन वेक्टर्स बनाए उनका रिजल्टेंट होगा रेड वाला वेक्टर, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, सोर्स वोल्टेज के। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आ गया बच्चों वो क्या बन गया कि E0S राइट, जो सोर्स वोल्टेज है वो क्या हुई, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ V0L माइनस V0C होल स्क्वायर प्लस V0R का स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास रिलेशन आ गया तीनों डिवाइसेस के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं उसका विद द सोर्स वोल्टेज। और मैंने ये जान के E0 लगाया साथ में ताकि हमें क्लियर हो कि ये रिलेशन किसके बीच में है, पीक वैल्यूज के बीच में।
क्या है, समझ आ रहा है? तो यहां पे बच्चों जब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं वी नॉट एल, वी नॉट आर, वी नॉट सी की, तो हमारे पास बन गया ई नॉट एस इज इक्वल टू आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी होल स्क्वायर प्लस आई नॉट आर का स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर हम आई नॉट कॉमन ले लें तो ये बन गया आई नॉट इंटू रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट एस। तो याद करो हम ये सारा कुछ कर तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए रहे थे ना, तो इधर से हमारे पास बच्चों करंट की पीक वैल्यू निकल आई, तो इसको हम बोलते हैं एज ई नॉट एस अपॉन जेड, जहां पे z क्या है बच्चों, रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं एज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का क्या मतलब है, नेट रेजिस्टेंस। तो एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने देखनी है कि भाई यहां पे हमें जब बोला गया था कि आरएलसी को सीरीज में लो, तो हम ये नहीं कर सकते थे कि हम सीधा सीधा कह देते कि उनकी रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दो, कि भाई हम कह दें कि नेट रेजिस्टेंस जो है वो एक्सएल प्लस एक्सी प्लस आर हो जाए, जैसे डीसी में होता था। एसी के केस में हम देख सकते हैं कि ये जो नेट रेजिस्टेंस आ रही है, ये कुछ अजीब सा रिजल्ट बन रहा है कि एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है जी, और इम्पीडेंस का मतलब समझ आ गया। इम्पीडेंस क्या है, इट इज नथिंग बट नेट रेजिस्टेंस। तो आपको बच्चों ऊपर वाला रिजल्ट आना चाहिए जो रेड में लिखा हुआ है रेड बॉक्स के अंदर, और ये आपको नीचे वाला रिजल्ट आना चाहिए कि करंट की वैल्यू निकालना ई नॉट अपॉन जेड करके। तो बच्चों यहां से हम करंट का एक जनरल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। अब वो एक्सप्रेशन क्या है कि हमारे फिगर के हिसाब से, देखो जो ये तो फेजर है ना, फेजर से हमने मैथमेटिकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे फिगर के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो करंट वाला फेजर है वो जो सोर्स वोल्टेज है उससे 5 पीछे है। देखो बच्चों सोर्स वाला जो फेजर है वो ये रेड वाला बन गया, करंट वाला जो फेजर है वो उससे 5 पीछे दिखाया हुआ है हमने। तो भाई इसके हिसाब से मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि 5 पीछे था तो बस उसको लिख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। अगर कहीं 5 आगे आता तो हम लिख देते साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5।
ठीक है जी, ये क्लियर हो गया? सर यस। सर जो मॉड्यूल में सर मतलब इम्पीडेंस की वैल्यू दी हुई है हम्म सर, वो आरएमएस वोल्टेज बाय आरएमएस करंट दी हुई है। वो जैसे मर्जी लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अगर मैं इस दोनों एक्सप्रेशंस को √2 से डिवाइड कर दूंगा। हाँ जी सर, वो तो मैं समझ गया। और सर हाँ मतलब कि उन्होंने इक्वली दिया हुआ है कि आरएमएस की वैल्यू दोनों का रूट करके और सर मतलब दोनों का डिवाइड करके दोनों की रेशियो लेके सर वो, और पीक वैल्यूज की रेशियो एक ही बात है। हाँ, वो सेम ही बात है। हाँ, तो सर मतलब अगर इनको डिवाइड करेंगे सर और इनके आरएम मतलब कि उसको करेंगे कि वो भी सेम ही आएगी। क्या डिवाइड करेंगे? जैसे मतलब सर अ, मतलब जो सर इन इम्पी जो इम्पीडेंस है वो हर सर्किट के लिए डिफाइन हो सकती है कि। हाँ, सर्किट का जो भी पीक वोल्टेज अपॉन पीक करंट बोल दो, चाहे आरएमएस वोल्टेज अपॉन चाहे आरएमएस करंट बोल दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, मतलब किसी भी सर्किट के लिए, आरसी सर्किट हो चाहे एलआर सर्किट हो। हाँ हाँ हाँ, यस। तो बच्चों ओके आप सर। एक बात ये देख सकते हो यहाँ पे कि जो Z है वो है क्या, E0 अपॉन I0 है। तो इसको आप √2 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये E RMS अपॉन IRMS भी बन गया। तो चाहे आप पीक वोल्टेज अपॉन पीक करंट कर दो, चाहे आरएमएस वोल्टेज अपॉन आरएमएस करंट कर दो, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर इनमें से एक्सप्रेशन बस वही वाला याद रखना है जो आपने बॉक्स किया हुआ है। बॉक्स किया हुआ है और जो नीचे टिक लगाया हुआ है। हाँ सर, वो तो बन जाएंगे। हाँ। और एक बच्चों ऊपर वाले फिगर से आप ये देख सकते हो कि फाई की वैल्यू क्या बनेगी। तो ये ऊपर वाले फिगर से देखो फाई क्या बन गया, tan फाई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया है ना। तो आपका tan फाई बन जाएगा XL माइनस XC अपॉन R। तो ये सबको समझ आ गया कैसे बना है बच्चों tan फाई वाला? ये क्या है, V0 L माइनस V0 C है ना, अपॉन V0 R। तो वो क्या बन गया, I0 XL माइनस I0 XC अपॉन R। I0 कट जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। देखो बच्चों यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है। चलो बच्चों एक बार मैं दोबारा दूसरे तरीके से ट्राई कर रहा हूँ, होपफुली कुछ चल जाए।
ओके, तो बच्चों हमें इससे रिलेटेड अब देखो हम क्या कुछ लिख सकते हैं। जो हेडिंग दो रेजोनेंस, सबसे पहले आप मुझे बताओ एसएचएम वाले चैप्टर से याद आ रहा है कि रेजोनेंस होता क्या है? बताओ भाई, रेजोनेंस क्या होता है बच्चों? सेम फ्रीक्वेंसी का मैच होना, राइट? तो देखते हैं, मैं ये यहाँ पे किस कंटेक्स्ट में हम कहना चाह रहे हैं रेजोनेंस, और होता क्या है तब जब सेम फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो? एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जरूरी नहीं है कि डिवाइस खराब ही होगा, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम किस कंटेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं बच्चों। तो देखो, हमें पता है कि करंट जो है that is E naught by Z, and Z is root of XL minus XC whole square plus R square। तो बच्चों Z के अंदर दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, है ना? एक का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, तो स्क्वायर करके तो दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव ही होंगी। तो मैक्सिमम करंट कब होगा? जब मिनिमम इंपीडेंस होएगी। और ये मिनिमम इंपीडेंस कब होएगी बच्चों? देखो, आपके पास दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं, स्क्वायर्स में हैं दोनों क्वांटिटीज, तो आप एटमोस्ट उनको जीरो कर सकते हो, है ना? नेगेटिव तो कर नहीं सकते किसी भी तरीके से। मतलब अगर कोई स्क्वायर है, उसकी आप स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या ले सकते हो? जीरो ही ले सकते हो ना। तो अब रेजिस्टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो जो सर्किट में है रेजिस्टेंस वो रहेगी। तो यहां से हमारे पास कंडीशन आ गई एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सएल इक्वल टू एक्सी। राइट? तो अब एक्सएल क्या था? ओमेगा एल। एक्सी क्या था? ओमेगा सी। तो ये बन गया ओमेगा इक्वल टू
1/√LC। तो बच्चों होता क्या है, ये जो 1/√LC है, या इसको फ्रीक्वेंसी में ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1/2 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो क्वांटिटी है ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की, जो आपका सर्किट है उसकी। लेफ्ट साइड वाली है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। तो मतलब जब आप अपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC ले लेते हो, ये रिजल्ट पहले बताओ, जाना पहचाना है कुछ? ये पहले कहां बना था रिजल्ट, सेम फ्रीक्वेंसी वाला? LC ऑसिलेशन में भी यही था ना? तो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की या फिर सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर देते हो, जो कि 1/2π√LC है, तो उस केस में सर्किट की इंपीडेंस सबसे कम हो जाती है और जो उसका करंट है करस्पॉन्डिंगली वो सबसे ज्यादा हो जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। कि किस कंडीशन में सर्किट के अंदर जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो मतलब आपको सारा कुछ ही याद रखना है कि रेजोनेंस पे क्या हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया, इंपीडेंस मिनिमम हो गई, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इस केस में बच्चों जो इंपीडेंस है वो कितनी रह गई, आर के इक्वल। मतलब ऐसा हो रहा है कुछ कि इंडक्टर और कैपेसिटर जो हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। इंडक्टर करंट को पीछे करना चाहता है, कैपेसिटर करंट को आगे करना चाहता है, बट बोथ आर इक्वली पावरफुल। तो दोनों ने एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। तो जो इंपीडेंस है वो सिंपली रेजिस्टेंस के इक्वल हो गई, और जो करंट है वो हो गया E0/R। ठीक है, तो अब करंट को L और C से फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो जीरो हो गए, हम ये कह रहे हैं कि उन दोनों का इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो गया। तो हमने क्या किया है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में XL इक्वल टू XC पुट कर दिया, तो Z की वैल्यू R के इक्वल आ गई। तो जो करंट है वो E0/R हो गया।
अब बच्चों फाई क्या हो गया, पीछे वाले रिजल्ट से देखो। फाई की वैल्यू 0 आ गई। वो खैर हमें ऊपर वाले एक्सप्रेशन से भी समझ आ रहा है कि जब z इक्वल टू आर हो गया तो हमें पता ही है कि रेजिस्टेंस के केस में तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में ही होते हैं। तो भाई रेजोनेंस में करंट एंड वोल्टेज जो हैं वो इन फेज आ गए, दे आर इन सेम फेज नाउ। एंड फोर्थ पॉइंट बच्चों ये लिख लो कि अभी हम प्रूव करेंगे कि इस केस में जो पावर होती है सर्किट की वो मैक्सिमम होती है। वी विल जस्ट प्रूव दिस फॉर द टाइमिंग, इसको लिख लो। तो बच्चों आपको रेजोनेंस की सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए कि रेजोनेंस पे क्या कुछ होता है, कि इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल हो गई, करंट मैक्सिमम हो गया, फेज डिफरेंस 0 हो गया, पावर मैक्सिमम हो गई। मतलब एसी में से देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अगर जो क्वेश्चन आता है वो रेजोनेंस के ऊपर ही आता है बेस्ड। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। तो बच्चों नेक्स्ट हम निकालते हैं पावर इन एसी। ये कोई मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब हम सिर्फ एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि एसी के अंदर भाई जो वोल्टेज होगी इट हैज टू बी ऑफ दिस फॉर्म, जो करंट होगा इट हैज टू बी ऑफ द फॉर्म समथिंग ऑफ दिस फॉर्म, जहां पे फाई आपका चाहे 0 आए, चाहे 90 आए, चाहे -90 आए, चाहे कुछ और वैल्यू आए, बट कुछ ना कुछ बस फाई में ही चेंज आएगा, बाकी तो सारा कुछ सेम ही है। ये बात मानते हो? मतलब आई नॉट और फाई दोनों की वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी कि सर्किट के कंपोनेंट्स क्या क्या है, बट फाइनली तो बस कोई ना कोई एंगल ही होगा ना फाई, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो भाई सर्किट की इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी?
वो तो हो गई E इंटू आई, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है जी। अब जैसे कि हम इस पूरे चैप्टर में निकालते आए हैं एवरेज वैल्यूज, तो हम पावर की भी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एंड दिस विल बी फॉर 1 साइकिल। बच्चों बताओ उसका क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा? नहीं, एवरेज निकालते कैसे हैं, तरीका क्या है? हमने क्या सीखा था, किसी की भी एवरेज वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, इंटीग्रेशन। तो वो बन जाएगा इंटीग्रल ई आई डी टी फ्रॉम 0 टू t अपॉन t। तो बच्चों यहां पर हम ऊपर वाले जो टर्म्स हैं e और i, उसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। एंड मतलब बेसिकली इट्स नॉट रिक्वायर्ड, हम उसको सॉल्व करके इट टर्न्स आउट कि ये जो आंसर बनेगा ये बन जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो किसी भी सर्किट की जो एवरेज पावर होती है दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो बच्चों आप एक और बात देखो, इसको हम एक और फॉर्म में लिखेंगे। जस्ट अभी जब हमने एलसीआर सर्किट पढ़ा था, उसपे हमने देखा था कि हमारा इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा था। tan फाई यही था ना, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो इस ट्रायंगल का बच्चों हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या थी टर्म? दिस इज नथिंग बट जेड, राइट। तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस टर्म एज, देखना बच्चों ध्यान से, मैं ई आर एम एस को लिख सकता हूं एज आई आर एम एस इंटू जेड। है ना, अभी हमने पहले लिखा ही था कि z इज ई आर एम एस बाई आई आर एम एस। तो ई आर एम एस बन गया आई आर एम एस इंटू जेड इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, क्या है देखो, आर बाय जेड।
तो जेड जेड कट गया, तो ये बड़ा ही जाना पहचाना सा रिजल्ट आ गया, आई आर एम एस स्क्वायर आर, है ना, बिल्कुल डीसी वाला रिजल्ट आ गया। सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है कि बस यहाँ पे इसको आई आर एम एस स्क्वायर बोलना है। तो क्या ये रिजल्ट समझ आ गया बच्चों? ये दोनों रिजल्ट्स आपको आने चाहिए, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, या फिर सीधा आई आर एम एस स्क्वायर आर। ध्यान रखना आर है वो जेड नहीं है, मतलब बिल्कुल पहले वाला ही रिजल्ट है। तो बच्चों एक बात और हम यहां से जो लिख सकते हैं, अगर प्योर कैपेसिटर या फिर इंडक्टर होगा, उनके लिए फाई क्या होता है? भैया 90 होगा या -90 होगा? फाई है क्या बच्चों? फाई है क्या फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज? तो जब सिर्फ कैपेसिटर या सिर्फ इंडक्टर होता है तो ये फेज डिफरेंस तो 90 होता है ना। है ना, तो उस केस में पावर क्या आ गई? एंड बच्चों जब भी पावर लिखा हो उसका मतलब एवरेज पावर ही होता है, ठीक है। तो ये पावर क्या आ गई? जब cos फाई 90 आ गया, जब फाई 90 आ गया तो cos फाई 0 आ गया, तो ये पावर 0 आ गई। ठीक है, ये 0 की क्या सिग्निफिकेंस है? 0 क्यों आ गई है? कोई समझाओ मुझे। कैपेसिटर या फिर इंडक्टर के लिए पावर 0 आने की क्या सिग्निफिकेंस हुई बच्चों? एनर्जी सर उनके बीच रिवॉल्व करी जा रही है। इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ये तो पता ही है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो क्या हो रहा होता है कि हमने एक साइकिल के लिए निकाली है, तो इनके लिए क्या हो रहा होता है कि एक साइकिल में आधा टाइम ये चार्ज हो रहे होते हैं और आधा टाइम डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। मतलब आधा टाइम ये सर्किट को एनर्जी देते हैं और आधा टाइम ये एनर्जी लेते हैं, तो इसलिए इनकी जो नेट एनर्जी होती है वो 0 होती है। तो दे कंज्यूम
energy for half cycle and they give energy for remaining half. तो इसलिए इनके पास जो नेट एनर्जी होती है वो 0 होती है. ठीक है बच्चों, समझ आ गया? और बच्चों यहां से आपको वो भी समझ आ गया होगा जो पहले लिखा था हमने कि रेजोनेंस में पावर मैक्सिमम होती है ना? पावर आई स्क्वायर आर ही तो है, तो आई मैक्सिमम होगा तो पावर मैक्सिमम ही होगी. ये लास्ट में मैंने क्या लिखा था कि पावर 0 का क्या मतलब है कि जो कैपेसिटर या इंडक्टर है दे कंज्यूम एनर्जी फॉर हाफ साइकिल एंड दे गिव एनर्जी फॉर रिमेनिंग हाफ साइकिल. तो इसलिए नेट जो है वो 0 है. Clear everyone? यस, आरएमएस वैल्यू जो होती है वो सेम ही होती है चाहे आप 1 साइकिल लो चाहे हाफ साइकिल लो, बिकॉज इस तरीके का ग्राफ होता है ना अपना नॉर्मली एक साइकिल के लिए, लाइक दिस. तो जब हम स्क्वायर करके ऐड कर रहे होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो पॉजिटिव साइकिल है या नेगेटिव साइकिल है. तो ये हमने लिखा भी था इनफैक्ट कि हाफ क्या 1/4 साइकिल भी हो अगर, तो उसकी भी आरएमएस वैल्यू सेम ही आती है. ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट. आपने बच्चों नेक्स्ट टाइम तक होमवर्क देख लो ध्यान से. ए बी सी तीनों पार्ट्स कंप्लीट करने हैं. ठीक है, एक्सरसाइज 01. ऑलराइट, चलो पक्का से कर लेना. नेक्स्ट क्लास से मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना. तो टेस्ट में ये एसी चैप्टर तो पूरा आएगा ही, उससे अगला चैप्टर भी आएगा ईएम वेव्स, क्योंकि वो 2 लेक्चर का ही है वो भी. ठीक है, चलो ओके बच्चों, बाय.